ठीक है, वेलकम डियर स्टूडेंट। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसका हमने मीनिंग देखा था कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है क्या। आज हम उसके आगे फर्दर देखते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी आप लोग को बताया था कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट टोटल ऐसे 40 प्रिंसिपल्स हैं जो कि अगर मैनेजर फॉलो करेगा तो बिजनेस में सक्सेस अचीव होगा, उसको बिजनेस में प्रॉफिट कमाएगा और बिजनेस का आगे एक्सपांशन कर सकता है। तो अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से प्रिंसिपल है। तो टोटल जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। चलो, तो जैसा कि हमारा टॉपिक है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये आया कहां से, इसको प्रिपेयर किसने किया और इसको बनाया किसने। तो इन 1916 में हेनरी फॉयल ने, जिनको कि बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, इनको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी बोलते हैं बिकॉज इन्होंने इंट्रोड्यूस किया इस टॉपिक को, 40 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को। तो in 1916 Henry Fayol, father of modern management, provided a list of 40 principles. इन्होंने लिस्ट दिया था 40 प्रिंसिपल्स का, provided a list of 40 principles 1916 में। कहां पे लिस्ट दिया 40 प्रिंसिपल का? तो इन इस बुक, अपने बुक में उन्होंने बुक लिखा, टाइटल मतलब बुक का नाम था इंडस्ट्रियल एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इंडस्ट्रियल एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन करके जो बुक था, उस बुक के अंदर हेनरी फॉयल ने 1916 में लिस्ट प्रोवाइड किया 40 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का। आगे बोला है फॉयल वाज ऑफ द ओपिनियन, फॉयल का ओपिनियन था, मतलब उनका सुझाव था, उनका कहना था। क्या था उनका कहना? तो फॉयल वाज ऑफ द ओपिनियन दैट ऑल मैनेजर्स इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन, फॉयल का ओपिनियन ये था कि जितने भी मैनेजर है और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, वेदर स्मॉल और लार्ज, चाहे कोई छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो मतलब छोटा मोटा बिजनेस, चाहे कोई लार्ज बिजनेस हो, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन बड़ा बिजनेस, कोई भी मैनेजर हो, कोई भी बिजनेस हो, किसी बिजनेस का मैनेजर, बोला है फॉयल वाज ऑफ द ओपिनियन दैट ऑल मैनेजर्स इन ऑल ऑर्गेनाइजेशंस वेदर लार्ज और स्मॉल नीड टू फॉलो द प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस। बोलता है फॉयल का ओपिनियन ये था कि कोई भी मैनेजर हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वेदर लार्ज और स्मॉल, चाहे छोटे बिजनेस का मैनेजर हो चाहे बड़े बिजनेस का मैनेजर हो, वेदर लार्ज और स्मॉल, नीड टू फॉलो, उनको फॉलो करना चाहिए, नीड टू फॉलो द प्रिंसिपल्स और गाइडलाइन। प्रिंसिपल्स पे गाइडलाइन भी बोलते हैं। लास्ट लेक्चर में तुमको बताया था कि प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, रूल, कि बिजनेसमैन को उसी रूल के अनुसार अपना बिजनेस करना है ताकि वो अपने बिजनेस में सक्सेस अचीव कर सके। तो यही बोला है फॉयल वाज ऑफ द ओपिनियन, इनका ओपिनियन क्या था, दैट ऑल मैनेजर्स इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन, जितने मैनेजर है चाहे वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, वेदर लार्ज और स्मॉल, चाहे छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे बड़ा, नीड टू फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडलाइन, उनको फॉलो करना चाहिए प्रिंसिपल्स या जिसको बोल सकते हैं गाइडलाइंस इन मैनेजिंग बिजनेस अफेयर। इन मैनेजिंग बिजनेस अफेयर का मतलब, बिजनेस अफेयर्स के मतलब होते हैं बिजनेस के अंदर एक्टिविटी, बाइंग का एक्टिविटी होता है, सेलिंग का एक्टिविटी होता है, प्रोडक्शन का एक्टिविटी होता है, मार्केटिंग का एक्टिविटी होता है, बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए डिसीजन लेना होता है। तो कोई भी मैनेजर जब कोई भी अपना बिजनेस अफेयर करेगा तो उस टाइम पे उसको फॉलो करना चाहिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ऐसा किसने कहा? तो हेनरी फॉयल ने। तो फिर से इन 1916 हेनरी फॉयल, जिनको कि बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, प्रोवाइडेड अ लिस्ट ऑफ 14 प्रिंसिपल। 1916 में हेनरी फॉयल ने 14 प्रिंसिपल्स का लिस्ट दिया। कहां पे दिया? तो इन इस बुक, अपने बुक में, टाइटल मतलब बुक का नाम था इंडस्ट्रियल एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। आगे फॉयल वाज ऑफ द ओपिनियन, फॉयल का ओपिनियन था लिस्ट देने के बाद, दैट ऑल मैनेजर इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी मैनेजर है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, वेदर लार्ज और स्मॉल, चाहे छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा बिजनेस हो, वेदर लार्ज और स्मॉल, नीड टू फॉलो द प्रिंसिपल्स और गाइडलाइन, उनको फॉलो करना ही चाहिए मैनेजर को, प्रिंसिपल या बोल सकते हो गाइडलाइंस
इन मैनेजिंग बिजनेस अफेयर, मतलब जो भी वो बिजनेस में अफेयर करे, बिजनेस में एक्टिविटी करे, वो करने के टाइम पे मैनेजर को फॉलो करना चाहिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और इसके बाद हमको देखना है जो फॉयल ने लिस्ट दिया था 40 प्रिंसिपल्स का, उस लिस्ट के अंदर कौन कौन से प्रिंसिपल है। तो पहले ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन टाइप प्रिंसिपल्स का, 40 प्रिंसिपल का। अब हम इसके बाद देखेंगे कौन कौन से 40 प्रिंसिपल्स है। तो पहले आप लोग इतना कॉपी कर लीजिए 40 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि 14 प्रिंसिपल्स इंट्रोड्यूस किसने किया था, तो हेनरी फॉयल ने, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। अब हम आगे देखते हैं कि 14 प्रिंसिपल्स में उन्होंने क्या-क्या प्रिंसिपल्स बताए। तो सबसे पहला हमारा प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। सिंपल सा पहले अंडरस्टैंडिंग ले लो, डिवीजन ऑफ वर्क मतलब क्या, कि काम को बांटना। कहीं पे अगर कोई काम है और एक आदमी को अगर हमने 5 काम दे दिया, तो जाहिर सी बात है उसका दिमाग 5 जगह पे जाएगा, किसी एक चीज पे ज्यादा फोकस नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर कहीं पे 5 काम है किसी कंपनी के अंदर और हमने वो 5 काम अगर 5 जन को दे दिया, तो सब लोग अपने अपने काम पे फोकस करेंगे और सब खाली अपने काम पे कंसंट्रेट कर पाएंगे, किसी और के काम में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। तो ये होता है डिवीजन ऑफ वर्क। हेनरी फॉयल क्या बोलता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए, क्योंकि अगर डिवीजन ऑफ वर्क होगा तो वहां पे आएगा स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का मतलब कि जिसको जो काम मिलेगा, हर इंसान अपने काम में स्पेशलाइज होगा, अपने काम में ज्यादा से ज्यादा इंप्रूवमेंट करेगा, अपने काम पे फोकस करेगा, तो वो स्पेशलाइज हो जाएगा अपने फील्ड में से। फॉर एग्जांपल कोई अगर कॉलेज है या स्कूल्स है या क्लासेस है, तो वहां पे देखो 5 या 6 सब्जेक्ट होते हैं, तो हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स होते हैं। अब एक टीचर को अगर सारे सब्जेक्ट पढ़ाने पड़े, तो हो सकता है कि वो टीचर पे बर्डन आए, वो एक सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस ना कर पाए, उसका फोकस शिफ्ट हो जाएगा हर सब्जेक्ट पे। लेकिन हर टीचर के लिए अगर एक एक सब्जेक्ट होगा, मतलब हर सब्जेक्ट के लिए अगर एक स्पेसिफिक टीचर होगा, तो वो टीचर अपने सब्जेक्ट पे फोकस करेगा और वो अपने सब्जेक्ट में क्या हो सकता है, स्पेशलाइज, मतलब ज्यादा से ज्यादा काम वो कर सकता है अपने सब्जेक्ट में। अब डिवीजन ऑफ वर्क के अंदर हम देखते हैं बोला क्या, द वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी काम है, जो भी वर्क है, द वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी डिवाइडेड अमॉन्ग इंडिविजुअल्स एंड डिपार्टमेंट, कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितना भी काम है वो डिवाइड हो जाना चाहिए अमॉन्ग इंडिविजुअल। अमॉन्ग इंडिविजुअल्स का मतलब जितने भी एम्प्लॉय वहां पे काम करते हैं सबके बीच में काम को बांट दो। एंड डिपार्टमेंट, जैसे कि कंपनीज में अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, अकाउंट्स का डिपार्टमेंट अलग होता है, प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट अलग होता है, जो सेल्स का काम देखते हैं उनका डिपार्टमेंट अलग होता है। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर सबको अपना अपना काम बांट देंगे तो सब अपने अपने काम पे फोकस करेंगे, जिससे कि फर्म का रिजल्ट ज्यादा बेटर आएगा। तो बोला है द वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी डिवाइडेड अमॉन्ग इंडिविजुअल्स एंड डिपार्टमेंट्स। आगे बोला है डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन, अगर काम बटेगा सबके बीच में तो डिवीजन ऑफ वर्क के वजह से क्या होता है, स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का मतलब सब अपने अपने काम में माहिर हो जाएंगे, मतलब जिसको जो काम दिया जाएगा वो अपने काम में माहिर होगा। आगे बोला है इट रिजल्ट्स का मतलब
कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम बांट दिया जाएगा, सबको अपना अपना काम बांट देंगे, तो सब अपने अपने काम में स्पेशलाइज होंगे, और सब अगर अपने काम में स्पेशलाइज होंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? तो बोला है इट रिजल्ट इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी। सबसे पहले मान लो कहीं पे अगर प्रोडक्शन का काम हो रहा है, तो अगर हमने अलग से प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट बना दिया, उनको क्या बोला कि तुमको खाली प्रोडक्शन का ही काम देखना है। अब जब वो खाली प्रोडक्शन का काम देखेंगे, बाकी का काम देखने के लिए बाकी के लोग, सेल्स का काम कोई और देखेगा, अकाउंट्स का काम कोई और देखेगा, मार्केटिंग का काम कोई और देखेगा। तो अगर एक आदमी को हमने रखा है प्रोडक्शन के लिए, तो उसका पूरा फोकस किस पे होगा? प्रोडक्शन पे। और पूरा फोकस अगर उसका प्रोडक्शन पे होगा तो इससे होगा क्या? इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी, कि जो प्रोड्यूस करेगा गुड्स उसका क्वालिटी इंप्रूव होगा, क्योंकि उसका फोकस खाली उसी चीज के ऊपर है। तो एक रिजल्ट तो ये आएगा कि अगर तुमने काम को बांट दिया तो तुम्हारा क्वालिटी इंप्रूव होगा, इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी, कि सब लोग फुल क्वालिटी के साथ अपना काम करेंगे। मार्केटिंग वाला अपने काम में क्वालिटी दिखाएगा, सेल्स वाला अपने काम में ज्यादा क्वालिटी दिखाएगा, प्रोडक्शन वाला अपने गुड्स का क्वालिटी इंप्रूव करेगा। आगे बोला है और क्या रिजल्ट आएगा काम बांटने का? इंक्रीज इन क्वांटिटी। अब अगर हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ऐसा बोला, जैसे मान लो कोई कंपनी है, वहां पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग से है, हमने उसको क्या बोला कि भाई तेरा काम है खाली प्रोडक्शन देखना, तो उसका क्वालिटी देख, जितना क्वांटिटी बढ़ा सकता उतना क्वांटिटी बढ़ा। अब देखो जो प्रोडक्शन मैनेजर होगा, अगर उसको हमने 2-3 काम दिया होता, अकाउंट्स का काम, मार्केटिंग का काम, सेल्स का काम, तो उसका टाइम बढ़ जाता, थोड़ा टाइम प्रोडक्शन में देता, थोड़ा टाइम मार्केटिंग में देता, थोड़ा टाइम सेल्स में देता, थोड़ा बहुत टाइम अकाउंट्स में देता। तो इससे होता क्या कि वो अपना प्रोडक्शन पे फोकस नहीं कर पाता। लेकिन अगर हम उसको बोल दे कि भाई तेरा काम है प्रोडक्शन करना, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन करना, तो वो क्या करेगा? पूरा का पूरा टाइम प्रोडक्शन के पीछे देगा, जिससे कि प्रोडक्शन का क्वालिटी भी इंप्रूव होगा और साथ ही साथ क्वांटिटी भी इंक्रीज होगा। मतलब अगर वो दिन भर प्रोडक्शन में ही लगे रहेगा तो उसको नए नए रास्ते पता चलेंगे कि हम कैसे अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं कंपनी के अंदर। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिडक्शन इन कॉस्ट। अगर सब लोग अपने अपने काम में माहिर होंगे, स्पेशलाइज होंगे, तो वहां पे वेस्टेज के चांसेस कम होते हैं, और जहां पे वेस्टेज कम होता है वहां पे खर्चे भी कम होते हैं। अरे वेस्टेज ज्यादा होगा तो अपना पैसा बर्बाद हो रहा है, लेकिन अगर वेस्टेज कम होगा तो वेस्टेज कम होने की वजह से एक तो अपना क्वांटिटी इंक्रीज होता है प्रोडक्शन का, और साथ ही साथ अगर हम कम वेस्टेज करेंगे तो हमारा खर्चा भी कम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनता है, हर कंपनी का यही रूल है कि कंपनी रॉ मटेरियल लाता है और रॉ मटेरियल को वो कन्वर्ट करते हैं, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स में। ठीक है, रॉ मटेरियल को मशीन में डालते हैं, फिर वो कन्वर्ट होता है फिनिश गुड्स में। लेकिन जब रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के टाइम पे जब मशीन में डालते हैं तो वो टाइम पे वेस्टेज होता है, जितना रॉ मटेरियल डाला उतना फिनिश गुड्स नहीं बनता है, कुछ ना कुछ स्क्रैप भी होता है। लेकिन यहाँ पे ये बोलता है कि अगर हम डिवीजन ऑफ वर्क करेंगे, जैसे एक आदमी को रख दिया कि तू खाली प्रोडक्शन का काम देखेगा, तो ये कोशिश करेगा वो इंसान कि वेस्टेज कम हो, वेस्टेज कम होगा तो कम रॉ मटेरियल में ज्यादा फिनिश गुड्स बनेगा, और कम रॉ मटेरियल में ज्यादा फिनिश गुड्स बनेगा। तो इससे क्या क्या फायदे हैं? एक तो अपना इंक्रीज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी बढ़ेगा प्रोडक्शन का, और दूसरा रिडक्शन इन कॉस्ट, जितना बर्बादी कम होगा उतना हमारा खर्चा कम होगा, उतना हमारा पैसा बचेगा। आगे बोला है स्पेशलाइजेशन आल्सो लीड्स टू इनोवेशन, और स्पेशलाइजेशन के वजह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब नए नए चीजों को खोजना। अरे जो अपने काम में माहिर होता है, जिसको अपना काम करने बहुत अच्छे से आता है, वो नए नए रास्ते खोजता है कि मैं और अच्छे से कैसे काम करूं, और कैसे क्वालिटी को इंप्रूव करूं, और कैसे क्वांटिटी को इंक्रीज करूं, और कैसे खर्चे को कम करूं। तो यही बोला है कि स्पेशलाइजेशन आल्सो लीड्स टू इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब नए नए चीजों का खोज करना, प्रोडक्शन करना। तो इनोवेशन लाने के लिए क्या होना चाहिए? स्पेशलाइजेशन। और स्पेशलाइजेशन कैसे आता है? डिवीजन ऑफ वर्क से। तो ये था हेनरी फोर्ड का पहला प्रिंसिपल, डिवीजन ऑफ वर्क, जहां पे उन्होंने क्या बोला कि तुम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के काम को बांट दो बिटवीन इंडिविजुअल एंड डिपार्टमेंट। जब काम को बांटोगे तो काम के बांटने से क्या आएगा? स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन से क्या क्या रिजल्ट मिलेगा? एक तो क्वालिटी इंप्रूव होगा, क्वांटिटी इंक्रीज होगा, और खर्चा भी कम होगा, रिडक्शन होगा खर्चे में। और बोला है कि स्पेशलाइजेशन आल्सो लीड्स टू इनोवेशन। स्पेशलाइजेशन की वजह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और क्या आता है? तो इनोवेशन, कि मैनेजर नए नए चीजों का खोज करता है नए नए तरीकों से। तो ये था हमारा पहला प्रिंसिपल, डिवीजन ऑफ वर्क।
सेकंड प्रिंसिपल है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉइंट में हमको हेनरी फॉयल ने क्या समझाया? तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी दो कॉन्सेप्ट है जो कि हमको हेनरी फॉयल ने बोला है, और हर मैनेजर को ये दोनों कॉन्सेप्ट फॉलो करना चाहिए, एक तो अथॉरिटी एज वेल एज रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले हम इसका मतलब समझ लेते हैं कि अथॉरिटी मतलब क्या एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या। तो दो कॉन्सेप्ट हैं, एक है अथॉरिटी और एक है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी मतलब क्या होता है? पावर टू टेक डिसीजन। पावर, अथॉरिटी मतलब एक वर्ड में बोलूं तो पावर। और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या होता है? जिम्मेदारी, कि उसके ऊपर एक बर्डन है, एक जिम्मेदारी है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मींस वन टाइप ऑफ बर्डन, कि जो रिस्पॉन्सिबल होता है उसके ऊपर एक बर्डन होता है, वो चीजों के लिए जिम्मेदार होता है। अब जितने भी मैनेजर है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में, हेनरी फॉयल क्या बोलता है? हर मैनेजर के पास अथॉरिटी भी होना चाहिए और हर मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने काम को करे। जैसे मान लो हमने किसी कंपनी के अंदर किसी मैनेजर को अथॉरिटी दे दिया कि भाई तेरे हाथ में है, तेरे को जो डिसीजन लेना है ले, लेकिन मान लो कि वो मैनेजर उस लायक था नहीं अथॉरिटी देने लायक। उसने क्या किया? कुछ ऐसे एम्प्लॉइज थे जो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन उनको निकाल के जो मैनेजर के जान पहचान वाले थे उसको वो पोस्ट पे रख दिया, ऊंचे पोस्ट पे। इससे नुकसान किसका है? मैनेजर तो आज है, कल नहीं रहेगा, कल कोई नया मैनेजर आ जाएगा, लेकिन ये जो मैनेजर था जिसके पास अथॉरिटी था, उसने अपने अथॉरिटी का गलत फायदा उठाया। गलत फायदा कैसे उठाया? कि जो लोग अच्छा काम कर रहे थे उसको निकाल के अपने पहचान वाले लोगों को उनके काम पे रख दिया, और अपने पहचान लोगों को रखा जो कि डिजर्व भी नहीं करते थे। इससे नुकसान किसका हुआ? कंपनी का। कि खराब लोग अगर काम करेंगे तो कंपनी का कभी रिजल्ट नहीं आएगा, ना उनका क्वालिटी इंप्रूव होगा, ना क्वांटिटी इंक्रीज होगा, ना रिडक्शन इन कॉस्ट होगा, ना कंपनी का कभी एक्सपेंशन होगा। तो इसलिए बोलता है कि हर मैनेजर जिसको भी अथॉरिटी मिलता है, तो अथॉरिटी मतलब उनके पास पावर होता है, लेकिन साथ ही साथ मैनेजर को क्या बनना पड़ेगा? रिस्पॉन्सिबल। मतलब जो उसको अधिकार मिला है, अथॉरिटी मिला है, उसका सही इस्तेमाल करे, उसका कुछ गलत इस्तेमाल ना करे, तब जाके वो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल बनेगा। जिसके हाथ में जिम्मेदारी है, जिसके हाथ में पावर है, वो उस चीज के लिए जिम्मेदार भी है, क्योंकि मैनेजर के हाथ में पूरा कंपनी होता है। वो जो डिसीजन लेगा कंपनी उसी दिशा में आगे बढ़ेगा। अच्छा लेगा तो कंपनी सक्सेसफुल बनेगा, खराब डिसीजन लेगा तो कंपनी बैकफुट पे आ जाएगा और वहां पे लॉसेस ज्यादा होंगे। तो ये बोला अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में। तो फॉयल ने क्या बोला? फॉयल स्ट्रेस, मतलब फॉयल ने बताया है, फॉयल ने बोला है, क्या बोला है? फॉयल स्ट्रेस that there should be a proper balance between authority and responsibility। फॉयल क्या बोलता है? कि बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बैलेंस होना चाहिए। आगे, अथॉरिटी इज द पावर और राइट टू टेक डिसीजन। मैंने तुमको पहले ही बताया, अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन। जिसके पास भी अथॉरिटी है मतलब उसके पास पावर है कि वो डिसीजन ले सकता है। तो अथॉरिटी मींस पावर टू टेक डिसीजन। तो अथॉरिटी का मतलब हुआ। अब आगे क्या बोला है? द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन फॉर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? तो ऑब्लिगेशन फॉर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी, मतलब जो भी मैनेजर अपने हाथ में अथॉरिटी लेगा वो साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए। ये ने अथॉरिटी ले लिया और कोई भी डिसीजन लिए जा रहे हैं, नहीं, जो मैनेजर अथॉरिटी लेगा वो साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबल भी होगा। तो यही बोला है, अथॉरिटी इज द पावर और राइट टू टेक डिसीजन। अथॉरिटी का मतलब होता है डिसीजन लेने का पावर, एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन फॉर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि जो अथॉरिटी उसको मिला है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना, मतलब कुछ गलत फायदा नहीं उठाना। आगे बोला है, अथॉरिटी मस्ट बी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। हेनरी फॉयल बोलता है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों इक्वल होना चाहिए। ना तो अथॉरिटी ज्यादा होना चाहिए किसी के पास और ना रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होना चाहिए। क्यों? तो उसका भी कारण है। अगर किसी के हाथ में अथॉरिटी बहुत ज्यादा होगा तो वो उसको मिसयूज कर सकता है, कुछ भी गलत डिसीजन ले सकता है। और अगर हमने किसी को अथॉरिटी कम दिया और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा दे, जैसे मान लो कि कंपनी के अंदर कोई एम्प्लॉई है, उसको हमने क्या बोला कि भाई तेरे को काम करना है अपने हिसाब से, लेकिन जब वो एम्प्लॉय काम करने के लिए जाता है तब उसको मैनेजर रोक देता है
जब मैनेजर उसको रोक देता है तो उसको फ्रस्ट्रेटेड फील होता है। क्या फ्रस्ट्रेटेड फील होता है कि मेरे को ऊपर से ऑर्डर आया कि तो अपने हिसाब से काम कर, और मेरे को मैनेजर हर काम में रोक देता है। तो इसलिए बोलता है कि जिसके पास अथॉरिटी हो उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतना होना चाहिए, या जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी हो तो उसके पास अथॉरिटी भी होना। जैसे हमने अगर किसी को कोई काम करने को बोला तो वो अपना काम पूरा करे, इतना उसको अथॉरिटी दो कि कोई उसके बीच में टांग ना लगाए, क्योंकि अगर बार बार कोई बीच में उसको बोलेगा तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो इसलिए बोला यहाँ पे कि देयर शुड बी अथॉरिटी मस्ट बी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल, ना कोई ज्यादा होना चाहिए ना कोई कम होना चाहिए। क्यों? तो आगे बोला है इफ अथॉरिटी इज मोर देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज्यादा होगा देन मैनेजर में मिसयूज इट, अगर अथॉरिटी ज्यादा होगा तो मैनेजर क्या कर सकता है, मिसयूज कर सकता है, कुछ भी गलत डिसीजन ले सकता है। और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होगा तो आगे बोला है एंड इफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मोर देन अथॉरिटी देन ही मे फील फ्रस्ट्रेटेड, और अगर हमने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा दे दिया और उसको अथॉरिटी कम दिया तो क्या फील करेगा, फ्रस्ट्रेट। तो इसलिए हेनरी फॉयल बोलता है कि मैनेजर के पास दोनों चीज का बैलेंस होना चाहिए, मैनेजर के पास अथॉरिटी भी होना चाहिए, पावर कोई भी डिसीजन लेने का, और उसके रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए कि जो भी वो काम करे वो फर्म के लिए करे, कंपनी के लिए करे, जिससे कि कंपनी का ग्रोथ हो। और दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, प्रॉपर बैलेंस, क्योंकि अथॉरिटी ज्यादा होगा तो मैनेजर क्या कर सकता है, मिसयूज, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होगा तो क्या फील करेगा, फ्रस्ट्रेटेड। तो ये था हमारा पहला प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क, और सेकंड प्रिंसिपल है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। लोग इसको कॉपी कर लो कि डिवीजन ऑफ वर्क में अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो इसके पहले हमने दो प्रिंसिपल देखा कि जिसमें पहला था डिवीजन ऑफ वर्क, सेकंड था अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी। थर्ड प्रिंसिपल है डिसिप्लिन। अब फॉयल क्या बोलता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता है कि जो वहां के नियम और कानून है खाली उस चीज को फॉलो करना। डिसिप्लिन मतलब ये तो होता है जैसे कोई स्कूल में कोई स्टूडेंट जाता है तो स्कूल में जाने का टाइम होता है, वहां पे रिसेस का टाइम होता है, फिर स्कूल से छूटने का एक टाइम होता है, लेक्चर्स के टाइम होते हैं 40 मिनट्स 50 मिनट्स। तो एक डिसिप्लिन है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना। लेकिन उसके साथ साथ हेनरी फॉयल क्या बोलता है कि खाली नियम और कानून, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना डिसिप्लिन नहीं है, बल्कि साथ ही साथ हर एम्प्लॉय को काम करना चाहिए विद एप्लीकेशन एंड डेडिकेशन। एप्लीकेशन का मतलब होता है, हेनरी फॉयल बोलता है कि एप्लीकेशन और डेडिकेशन के साथ काम करना चाहिए हर एम्प्लॉय को। एप्लीकेशन का मतलब होता है यूज ऑफ माइंड, यूज ऑफ माइंड, कि अपने दिमाग को हर जगह पे इस्तेमाल करो कि कब क्या काम करना है और कितना करना और कैसे करना है। बार बार हर स्टेज पे कोई ना कोई बताने नहीं आएगा, ठीक है। एप्लीकेशन और डेडिकेशन का मतलब होता है टू वर्क विथ कमिटमेंट। टू वर्क विथ कमिटमेंट का मतलब कि जो काम तुमको मिला है तुम वो काम कंप्लीट करने के लिए फुल्ली कमिटेड हो कि मैं ये काम करके ही रहूंगा। तो हेनरी फॉयल के अनुसार डिसिप्लिन का मतलब खाली ये नहीं होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना, बल्कि हेनरी फॉयल का बोलना है कि डिसिप्लिन का एक पार्ट ये भी है कि एम्प्लॉय काम करे विद एप्लीकेशन, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, एंड विद डेडिकेशन। एप्लीकेशन एंड डेडिकेशन, डेडिकेशन का मतलब कि फुल कमिटमेंट के साथ कि जो काम उनको दिया गया है वो अपने काम को फुल्ली जस्टिफाई करे और फुल्ली अपने काम को करे, जो भी उनको काम मिला।
तो क्या बोला डिसिप्लिन में, फॉयल स्ट्रेस मतलब फॉयल ने बताया है द नीड फॉर डिसिप्लिन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। फॉयल ने हमको ये बताया है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन का क्या नीड है, क्या जरूरत है। तो आगे बोला है डिसिप्लिन नीड्स टू फ्लो फ्रॉम टॉप लेवल टू लोअर लेवल। अब हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ टॉप लेवल होता है। टॉप लेवल मतलब जो वहां के डायरेक्टर्स होते हैं, जो वहां के मैनेजर्स होते हैं, ये सब आते हैं टॉप लेवल पे। और लोअर लेवल का मतलब जो वहां के सबऑर्डिनेट्स होते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं। तो हेनरी फॉयल क्या बोलता है कि जो डिसिप्लिन है नीड्स टू फ्लो फ्रॉम टॉप लेवल टू लोअर लेवल, कि डिसिप्लिन टॉप लेवल से लोअर लेवल तक फॉलो होना चाहिए। मतलब टॉप लेवल के लोग भी फॉलो करेंगे और जो लोअर लेवल पे लोग काम करते हैं, एम्प्लॉइज हुआ, सबऑर्डिनेट्स हुआ, ये लोग भी फॉलो करेंगे। तो यही बोला है डिसिप्लिन नीड्स टू फ्लो फ्रॉम टॉप लेवल टू लोअर लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगा वहां पे टॉप लेवल के लोग भी फॉलो करेंगे डिसिप्लिन, और जो लोअर लेवल पे काम करते हैं वो भी फॉलो करेंगे डिसिप्लिन। आगे बोला है डिसिप्लिन नॉट ओनली इन्वॉल्व ओबीडियंस टू रूल्स एंड रेगुलेशन। मैंने तुमको अभी बताया कि डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता है कि खाली नियम और कानून को फॉलो करना। ओबीडियंस का मतलब होता है कि फॉलो करना। तो बोला है डिसिप्लिन नॉट ओनली इन्वॉल्व, मतलब डिसिप्लिन के अंदर खाली ये नहीं आता है कि ओबीडियंस टू रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अगर किसी ने ऑर्गेनाइजेशन का नियम और कानून को फॉलो कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने डिसिप्लिन को फॉलो किया। रूल्स रेगुलेशंस का मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का एक तरीका होता है, वहां पे आने का टाइम होता है, वहां का एक ड्रेस कोड होता है। तो अगर किसी ने ऑर्गेनाइजेशन का रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि उसने डिसिप्लिन फॉलो कर दिया। तो बोला भी है यहाँ पे कि डिसिप्लिन नॉट ओनली इन्वॉल्व ओबीडियंस टू रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बल्कि डिसिप्लिन के अंदर और भी कुछ है, और वो क्या है, बट मोर इंपॉर्टेंटली, जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने से भी ज्यादा, बट मोर इंपॉर्टेंटली इट इन्वॉल्व्स एप्लीकेशन एंड डेडिकेशन ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉय। मैंने तुमको पहले ही बताया कि डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि खाली तुम नियम और कानून को फॉलो करो, बल्कि उसका मतलब ये होता है कि एम्प्लॉय एप्लीकेशन और डेडिकेशन के साथ काम करे, अपना दिमाग इस्तेमाल करे, और जो काम उनको मिला है वो फुल्ली कमिटेड होके करे। मतलब जो काम उनको मिला उसको फुल्ली कंप्लीट करे। तो ये है तुम्हारा थर्ड प्रिंसिपल की डिसिप्लिन। तो फॉयल के अनुसार हर ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन होना चाहिए फ्रॉम टॉप लेवल टू लोअर लेवल। जो ऊपर के लोग हैं वो भी फॉलो करेंगे, और जो लोअर लेवल पे लोग हैं, एम्प्लॉइज हैं, वो भी फॉलो करेंगे। उसके बाद डिसिप्लिन नॉट ओनली इन्वॉल्व ओबीडियंस टू रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। डिसिप्लिन का खाली ये मतलब नहीं है कि नियम और कानून को फॉलो करना, बल्कि उसमें और भी कुछ आता है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, बट मोर इंपॉर्टेंटली इट इन्वॉल्व एप्लीकेशन एंड डेडिकेशन ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉय। कि डिसिप्लिन में और एक चीज आता है, एप्लीकेशन एंड डेडिकेशन के साथ काम करना, कि एम्प्लॉय फुल्ली एप्लीकेशन और डेडिकेशन के साथ अपना काम करेगा। तो ये था हमारा थर्ड प्रिंसिपल, कि जिसका के नाम था डिसिप्लिन। तो पहला हमारा था डिवीजन ऑफ वर्क, सेकंड था अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी, थर्ड है डिसिप्लिन। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है फोर्थ प्रिंसिपल, और फोर्थ प्रिंसिपल हमारा क्या है, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब, अब ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉइज होते हैं, एम्प्लॉइज मतलब जो काम करते हैं, जिसको सबऑर्डिनेट्स भी बोलते हैं। तो सबऑर्डिनेट्स लोअर लेवल पे होते हैं। कौन से लेवल पे, लोअर लेवल पे। ये ना वेट करते हैं कमांड का। कमांड कौन लेता है, जो टॉप लेवल पे होते हैं। जो टॉप लेवल पे होते हैं, मैनेजर्स, डायरेक्टर्स, जो मैनेजर्स हैं, चाहे जो डायरेक्टर्स हैं, ये लोग होते हैं टॉप लेवल पे। टॉप लेवल के लोग लोअर लेवल के सबऑर्डिनेट्स को क्या देते हैं, कमांड। अब फॉयल ने ये ऑब्जर्व किया कि एक एम्प्लॉय को एक ही मैनेजर से कमांड मिलना चाहिए। मतलब अगर तुम मैनेजर हो और तुमने अपने एम्प्लॉय को काम दे दिया, तो उसका अपना काम करने दो। बार बार अगर 10 लोग जाके उसको बताएंगे तो ऐसे नहीं ऐसे कर, तो ऐसे नहीं ऐसे कर, तो ऐसे किसने होगा क्या, एम्प्लॉय ये सोचेगा मैं किसका सुनूं, और किसी का भी सुनते रहेगा तो उसका काम कभी कंप्लीट ही नहीं होगा। जैसे मान लो कोई खाना बना, अब वो अगर स्टार्टिंग से एंड तक खाना बनाए तो ठीक है, कि उसको पता है कि कब नमक डालना है, कब पानी डालना है, कब उसमें कोई मसाला डालना है, तो उसको समझ में आएगा कि उसने खाना
में क्या क्या डाला है और क्या क्या और डालना है कि खाना उसका कंप्लीट हो जाए। अब जैसे किसी घर में भाजी बन रहा है तो एक जन बना रहा है तो ठीक है, अब उसी भाजी को 10 मिनट एक जन ने बनाया, फिर 10 मिनट बाद आके कोई और बना रहा है, 10 मिनट बाद आके कोई और बना रहा है, तो अब इसमें होगा क्या, जो पहले ने काम किया वो दूसरे को नहीं पता और जो दूसरे ने काम किया वो तीसरे को नहीं पता। तो यही होता है कमांड के टाइम पे भी कि एम्प्लॉय को अगर एक जन कमांड देगा तो देने वाले को ही पता है कि मैंने अभी तक इसको क्या बताया है, और एम्प्लॉय को भी रहेगा कि मेरे को ये कमांड मिला है, मैं ये काम करता हूं, फिर दूसरा कमांड मिलेगा तो आगे का काम करूंगा। अब एक मैनेजर आके कमांड देके गया, दूसरा आया उसने भी कमांड दे दिया, दूसरे को पता ही नहीं कि पहले ने क्या कमांड दिया था। अब इसमें कंफ्यूज कौन होगा, एम्प्लॉय, कि एम्प्लॉय काम ही नहीं कर पाएगा, वो ये सोचेगा मैं किसका सुनूं, पहले वाले का सुनूं कि दूसरे का सुनूं कि तीसरे का सुनूं। तो इसलिए फॉयल क्या बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होना चाहिए यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब एक सबऑर्डिनेट को, एक एम्प्लॉय को कोई एक ही मैनेजर ऑर्डर दे, क्योंकि अगर एक मैनेजर ऑर्डर देगा तब जाके वो अपने काम को कंप्लीट कर पाएगा सही तरीके से। 10 जन आके बोलेंगे तो खुद कंफ्यूज होगा एम्प्लॉय कि मैं किसका सुनूं किसका नहीं सुनूं। तो क्या बोला है, अ सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर, कि जो भी सबऑर्डिनेट है मतलब जो लोअर लेवल पे काम करते हैं उनको ऑर्डर किसी भी एक सुपीरियर से मिलना चाहिए, कोई भी एक मैनेजर से। इन टर्न उसके बदले में द सबऑर्डिनेट शुड रिपोर्ट टू ओनली वन सुपीरियर, और सबऑर्डिनेट के लिए भी यही रूल है कि जो काम उसने कर दिया, जिस सुपीरियर ने उसको ऑर्डर दिया था उसी को रिपोर्ट करो। अरे काम किसी और ने दिया, तुम रिपोर्ट किसी और को करोगे तो जिसने काम दिया उसको क्या लगेगा कि तुमने अभी तक काम किया ही नहीं है। तो यही बोला यहाँ पे हेनरी फॉयल ने, अ सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर, कि सबऑर्डिनेट को एक ही सुपीरियर से ऑर्डर लेना है, एंड इन टर्न जब काम हो जाए, इन टर्न द सबऑर्डिनेट शुड रिपोर्ट टू ओनली वन सुपीरियर, और जब काम हो जाए तो ये सबऑर्डिनेट का काम है कि जिस सुपीरियर ने उसको ऑर्डर दिया था उसी को रिपोर्ट करे, ना कि किसी और को। आगे बोला है फॉयल ऑब्जर्व, फॉयल ने ये ऑब्जर्व किया अपने एक्सपीरियंस से भापा। फॉयल ऑब्जर्व दैट इफ वन सबऑर्डिनेट रिसीव ऑर्डर फ्रॉम मोर देन वन सुपीरियर, फॉयल ने ऑब्जर्व किया कि अगर एक सबऑर्डिनेट को एक से ज्यादा सुपीरियर से ऑर्डर मिलता है, एक से ज्यादा सुपीरियर से ऑर्डर मिलता है, मोर देन वन सुपीरियर, देन एवरीथिंग विल बी इन डिसऑर्डर। फॉयल ने ऑब्जर्व किया कि अगर एक सबऑर्डिनेट को एक से ज्यादा लोग ऑर्डर देंगे, मतलब एक एम्प्लॉय को 10 लोग ऑर्डर देंगे, तो वहां पे कोई भी काम क्या हो जाएगा, डिसऑर्डर। ना एम्प्लॉय ठीक से काम कर पाएगा और ना सुपीरियर को पता होगा कि अभी तक उसने क्या ऑर्डर दिया। आगे बोला है लैक ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, मतलब जहां पे भी यूनिटी ऑफ कमांड की कमी होती है, तो बोला है लैक ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इज लाइक टू मैनी कुक्स स्पॉइल द सूप। लैक, जहां पे यूनिटी ऑफ कमांड की कमी होती है तो वहां पे सिचुएशन कैसा होता है कि टू मैनी कुक्स स्पॉइल द सूप। अब ये क्या है कि जैसे मान लो कहीं पे सूप बन रहा है, मैंने एग्जांपल दिया था भाजी का, तो यहाँ पे एग्जांपल एक सूप का है। तो अगर एक कुक जो है, कुक मतलब बनाने वाला, एक आदमी सूप बनाएगा तो ठीक है, लेकिन अगर एक ही सूप को 10 लोग आके बनाएंगे तो वो स्पॉइल हो जाएगा, क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं होगा कि सामने वाले ने क्या काम किया है। तो ये था चौथा प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ कमांड, जिसमें हेनरी फॉयल क्या बोलता है कि सबऑर्डिनेट को एक ही सुपीरियर से ऑर्डर मिलना चाहिए और सबऑर्डिनेट उसी को रिपोर्ट करना चाहिए, ना कि 10 लोग से ऑर्डर मिले और 10 लोग को रिपोर्ट करे। क्योंकि फॉयल ने ऑब्जर्व किया कि जब सबऑर्डिनेट को एक से ज्यादा सुपीरियर से ऑर्डर मिलता है तो एवरीथिंग क्या हो जाता है, डिसऑर्डर, वहां पे कोई भी काम अच्छे से हो नहीं पाता है। तो ये था तुम्हारा थर्ड प्रिंसिपल डिसिप्लिन, एंड फोर्थ प्रिंसिपल था तुम्हारा यूनिटी ऑफ कमांड। तो इसको तुम कॉपी कर लो, फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल।